पाकिस्तानियों, कुछ आईएस वगैरह के जो लोग हैं, वो अपने देश में आके उन्होंने कब्जा करके बैठे थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी देश की रक्षा करना मेरा फर्ज है। चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे बॉर्डर पर इन्फेंट्री में जाके आमने सामने की लड़ाई हो। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। मेजर प्रवीण रुंडे ये एक एक्स आर्मी पर्सन है। इसमें इन्होंने इनकी आर्मी की स्टोरी, इनके एक्सपीरियंसेस, इनकी पोस्ट आर्मी की स्टोरी, ये सब एक्सप्लेन किया है। तो दिस इज अ वेरी फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट विद द इंडियन आर्मी। बहुत अमेजिंग एपिसोड है, बहुत कुछ सीखने मिला। एक सोल्जर की क्या मेंटालिटी होती है अपने देश के प्रति, ये एक्सपीरियंस करने मिला मेरे को खुद। आपको भी मजा आएगा। इस पॉडकास्ट को जरूर कंज्यूम करें। मेजर प्रवीण रुंडे सर इज ऑन द शो. So this is a very first time I'm doing a podcast with the Indian Army. So I'm very honored and respect to the Indian Army because ये easy job नहीं होती है, बहुत difficult job होती है, and for that reason respect to the Indian Army. So प्रवीण सर, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया हूँ मैं। Okay. आपने 22 साल तक इंडियन आर्मी के लिए काम किया है सर। So according to you क्या है इंडियन आर्मी? जय जवान दोस्तों, इंडियन आर्मी के बारे में बताना चाहता हूँ। जो अपनी भारत की सेना है, थल सेना, जो अपने भारत देश की रक्षा करता है हर बॉर्डर पर, और वैसे ही आंतरिक सुरक्षा के लिए भी भारतीय सेना जिम्मेदार है। जब अपनी पुलिस और एसआरपीएफ, सीआरपीएफ के अलावा भी देश में कुछ ज़्यादा आंतरिक सुरक्षा असुरक्षित हो जाती है, तो उस टाइम पर इंडियन आर्मी वहाँ पर भी काम करती है, अपने भारत माता की रक्षा करती है इंडियन आर्मी। ओके। सो बट ये लगता है कि इंडियन आर्मी ऑब्वियसली ये बहुत डेंजरस सिचुएशन में भी आप सर्वाइव करते हो, बट ऐसा नहीं है कि ओनली ये बहुत सीरियस जॉब है, इसमें फनी मोमेंट्स भी होते होंगे। इसमें बहुत फनी मोमेंट्स होते हैं सर। हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ पर है। अभी हम कभी कभी घर को भी भूल जाते हैं। हमारा पागल जिम खाना होता है, वहाँ पर सब लोगों का एंटरटेनमेंट होता है, मूवी चलाते हैं, कुछ और भी जो सिविल से कुछ अच्छे अच्छे लोगों को बुला के मोटिवेट किया जाता है, और बहुत अच्छे अच्छे फनी मोमेंट होते हैं। जैसे पागल जिम खाना में हम लोग रस्सा खींच करते हैं। एक साइड में जवान होते हैं, दूसरी साइड में ये एनसीओ जेसीओस का रस्सा खींच होता है। उसमें बीच में लाइन लगा के डोरी को पकड़ा जाता है, और उसके बाद में अपनी बोरी अपने पैर में डाल के उसमें भी चलाया जाता है। बाहर सिविलियन को भी बुलाया जाता है। बहुत अच्छे अच्छे फनी मोमेंट होते हैं आर्मी में, क्योंकि मैं आदमी फनी हूँ। एक बार ऐसे ही हुआ, जब अपने दोस्तों के बीच में मैं था, तो मुझे ये नॉनवेज वगैरह और नॉन ड्रिंकर होने के कारण मैं पंडित जी की तरह, तो उस टाइम पर वैसे पूरा थक भाग के आए, ये मॉर्निंग पीटी वगैरह या इवनिंग के टाइम पर दौड़ भाग करके जब हम, और मेरी दिनचर्या होती है योगा मेडिटेशन से, तो मैं कभी कभी शीर्षासन करता था, तो आजू बाजू के बोलते थे, अरे देखो ये रामदेव बाबा क्या कर रहा है, कभी सांसें आगे पीछे कर रहा है, कभी पैर ऊपर कर रहा है। बहुत फनी लगता था उस टाइम पर। दोस्तों के बीच में शरारत भी होती थी। ओके, ठीक है, ये तो हुआ एक फनी मोमेंट, बट आपने इंडियन आर्मी क्यों चूज की? मतलब क्या इंस्पिरेशन थी उसके पीछे? सर, मैं बचपन से ही आर्मी के बारे में मेरे दिमाग में था कि मुझे आर्मी में जाना है, आर्मी में जाना है। और गांव के लोग, मैं बेसिकली अपने गांव से ताल्लुकात रखता हूँ, तो गांव में बहुत गिने चुने लोग, हमारे जो एक दो फौजी थे, तो उनको भी पूछा था, और मेरे दिल में शुरू से देश में कुछ कर दिखाने का जज्बा था मेरे अंदर। जब मैं सोचा कि आर्मी में जाना इतना आसान जॉब नहीं है, जैसे लोगों को पता था कि बहुत टफ जॉब है, लेकिन मैंने इसलिए चूज़ किया कि मेरे भारत माता के लिए मैंने कुछ कर दिखाना है, और मेरा कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट होना है। क्योंकि मैंने शुरू से ही पढ़ा था गीता भागवत में कि क्षत्रिय धर्म सबसे बड़ा होता है। राइट। तो मेरे घर में बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण हम लोग उसी में, जो भगवत गीता, रामायण, महाभारत, तो मेरे अंदर भी थोड़ा थोड़ा वही आ गया है कि मैंने कुछ ना कुछ करके दिखाना है अपने देश के लिए।
ओके, सो प्रवीण सर, आपकी फील्ड ना थोड़ी सी डिफरेंट है। कोर ऑफ सिग्नल, तो बहुत लोगों को ना कोर ऑफ सिग्नल पता नहीं होता है। थोड़ा सा ना आपके फील्ड के बारे में बताइए। अच्छा सर, मैं हुआ था 25 अक्टूबर 1996 में आर्मी ज्वाइन किया था मैंने। और ये वर्धा से ही हुआ था, अपना पुलिस ग्राउंड से। तो पुलिस ग्राउंड में रात को 9:30 बजे मेरा मेडिकल हुआ था। मेडिकल होने के बाद में 1 महीने के बाद मुझे एग्ज़ाम का टाइम आया और बीआरओ से मैं सेकंड पोजीशन में था। उसके बाद में मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। घर में मेरी मदर बोन कैंसर से पीड़ित थी। उसके बाद में हम लोग मेरे गांव में जाने के लिए उस टाइम पर कुछ साधन भी नहीं था और आउटसाइड में मेरा भारसवाड़ा करके गांव है, वहाँ से तलेगांव से चिस्तूर होते हुए हम लोग मेरे घर गए। मेरी माँ बहुत सीरियस थी उस टाइम पर, फिर भी मेरे भाभी ने कुछ अपना ये जा रहे ट्रेनिंग पर तो कुछ खाने पीने का साथ में दिया और हम अर्ली मॉर्निंग हम नागपुर में पहुँचे। नागपुर में पहुँचने के बाद हमारी शाम की टाइम की ट्रेन थी और हम लोग गए मड़गांव। मड़गांव में हमारा कोर ऑफ सिग्नल्स एक मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए और टेली कम्युनिकेशन के लिए जानी जाती है। उसका जन्म 15 फरवरी 1911 में हुआ था और तीव्र चौकस उसका नारा है। तीव्र चौकस होता है जमीन से लेकर आसमान तक जो कम्युनिकेशन करते हैं, दूरसंचार करते हैं, वो दूरसंचार का काम कोर ऑफ सिग्नल्स का है। इसमें मुझे टेक्निकल दिया था, इस वजह से मैं टेक्निकल में चूज़ किया था। और उसके बाद मैं टेक्निकल में जाने से पहले मिलिट्री ट्रेनिंग होता है हमारा मड़गांव में, गोवा में 2 ट्रेनिंग सेंटर है, एक जबलपुर और एक गोवा। गोवा में पणजी में टेक्निकल ट्रेनिंग होता है और मड़गांव में आर्मी का ट्रेनिंग होता है, मिलिट्री ट्रेनिंग रेजिमेंट। तो वहाँ पे हमारा 6 महीने का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। पीटी होता है मॉर्निंग टाइम पर, ड्रिल, WT, ये सब क्लासेस जैसे चलता है, पूरा फिजिकली फिट कर देते हैं और आपका माइंड भी सेट कर देते हैं। तो वो हमारा मिलिट्री ट्रेनिंग में पूरा का पूरा 6 महीने का, वहाँ पे हम लोग पास आउट होने के बाद में हम लोगों का टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद हम लोग टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए गोवा जाते हैं। वहाँ पे हमारा तकरीबन 3-4 साल का टेक्निकल ट्रेनिंग होता है वहाँ पर। जैसे कि मैं एज ए टेक्नीशियन टेलीकम्युनिकेशन हूँ, तो मेरा ट्रेनिंग गोवा में हुआ था। वहाँ जब पूरा हमने ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद मुझे फर्स्ट पोस्टिंग मिला था 16 कोर एयर सपोर्ट सिग्नल यूनिट। उसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उसी दौरान कारगिल की जंग छिड़ गई। 5 मई को शुरू हुई थी और हम लोगों को रात को ही बताया था कि तुम लोगों को उधमपुर में जाना है और वहाँ पे एयर सपोर्ट कम्युनिकेशन देना है। एयरफोर्स स्टेशन में हम लोग 2:30-3 बजे पहुँचे और वहाँ पे कारगिल में द्रास और बटालिक सेक्टर में जो पाकिस्तानी सेनाएं ने अपना कब्जा करके बैठे थे, वहाँ पे छुड़ाने के लिए जो इन्फेंट्री का जो रोल था, वैसे हमारा कम्युनिकेशन का इतना इम्पोर्टेंस है वार के टाइम पर, क्योंकि बगैर कम्युनिकेशन के हर चीज़ मुमकिन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंस है। तो उस दौरान हम लोग रात भर सोए नहीं। इतने एयरक्राफ्ट वगैरह और पूरा रात भर आवाज रहता था। हम लोगों का कम्युनिकेशन का काम था। तो वहाँ पर इतना हमने सपोर्ट किया है, कम्युनिकेशन सपोर्ट हर चीज़ का साइबर से लेकर कम्युनिकेशन से लेकर सब कुछ सिग्नल कोर अपनी जिम्मेदारी से निभाती है। और एक आज कोर ऑफ सिग्नल्स का हर जगह पर नाम है। तो ये कारगिल में और अभी 26 जुलाई को अपना विजय दिवस है, हमारे भी कोर ऑफ सिग्नल्स के जवान भी वहाँ पे शहीद हुए थे। तो उसी के उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया जाता है। और उस दौरान मैंने ना छुट्टी की मांग की है, जबकि मेरी बहन की शादी अपना टाकरखेड़ा लहानूजी महाराज के मंदिर में थी। लेकिन कारगिल के लड़ाई के दौरान मैं वहाँ पे जब युद्ध में गया तो उस टाइम पर
अपने बहन की शादी में भी जा नहीं सका मैं। और मैंने किसी अफसर को भी ये भी नहीं बोला साहब मेरे बहन की शादी है, क्योंकि मुझे मेरे बहन की शादी किससे ज़्यादा मेरा देश प्यारा है, मेरे देश की सुरक्षा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। बाप रे। सर थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो कारगिल युद्ध में क्या हुआ था? कारगिल के समय क्या हुआ था, जो कुछ पाकिस्तानियों, कुछ आईएस वगैरह के जो लोग हैं वो अपने देश में आके उन्होंने कब्जा करके बैठे थे। और वहाँ पे द्रास बटालियन सेक्टर में हमारा ऑपरेशन हुआ, तो उस टाइम पर इतना खदेड़ नहीं पाए। लेकिन जो कारगिल का जो युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो बॉर्डर पर उन्होंने काफ़ी सारा कब्जा, वहाँ पे अपनी 1300 जवान अपने देश के इंजर्ड हुए, 500 550 बहादुर सिपाही थे, उन्होंने अपनी जान गंवाई। कारगिल योद्धा कहते हैं इसलिए। आपने देखा होगा, आपने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन न्यूज़ मीडिया में इतना सारा बोफोर्स ये वो इतना सारा, मतलब क्या अभी हम लोगों को होश नहीं था कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें जो आदेश मिलता था उसी का हम लोग पालन करते थे। लेकिन भारत माता की हमने वहाँ पे रक्षा की। उसके बाद कारगिल युद्ध खत्म होने के बाद मैं अपने सिस्टर से मिलने के लिए चंद्रपुर गया था। बाप रे। मतलब हाँ, बहुत डिफिकल्ट होता है ये उस समय पे, ये सिचुएशन में, इस सिचुएशन में उस समय में सोचने का भी वक्त नहीं मिलता होगा आपको। सोचने का भी वक्त नहीं मिलता, जिम्मेदारी होती है अपने ऊपर, और एक जुनून होता है आदमी के अंदर कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरी देश की रक्षा, मेरा देश की रक्षा करना मेरा फर्ज है। चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे बॉर्डर पर इन्फेंट्री में जाके आमने सामने की लड़ाई हो। क्योंकि आपको शायद पता होगा, पूरे वर्ल्ड में हमारा 2 नंबर पर जो पैदल सेना कहते हैं, वहाँ पे हमारी पूरे विश्व में 2 नंबर की भारतीय थल सेना है। बाप रे। नहीं डेफिनेटली, मतलब इसके लिए तो अगेन वन सैल्यूट तो बनता है। मतलब आप जो करते हो देश के लिए, कोई सोच भी नहीं सकता है कि आप किन सिचुएशंस में रहते हो, आपका माइंडसेट क्या रहता है, आपके जुनून जज्बात क्या होते हैं, आप कितना सैक्रिफाइस करते हो, मतलब कुछ पता नहीं होता किसी को। और सर यही नहीं है, अपनी देश की फौज है जो हमें अपने परिवार की भी जिम्मेदारी लेते हैं। और आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में आपका क्या कैसे लाइफ सेटल करना है, ये भी पूरी की पूरी जिम्मेदारी इंडियन आर्मी लेती है। तो इसलिए मैं इंडियन आर्मी को भी मैं भी सैल्यूट करता हूँ। नहीं डेफिनेटली। ओके, एक सोल्जर कैसे बनता है, उसकी ट्रेनिंग कैसे, मतलब हमें थ्योरेटिकली तो पता है बहुत डेंजरस सिचुएशन में रख के वो ट्रेनिंग करवाई जाती है, बट थोड़ा सा आप डिटेल में एक्सप्लेन कर दो कि एक सोल्जर कैसे बनाया जाता है। जब सर हम लोग सिविल से आर्मी में ज्वाइन करते हैं तो हमें आर्मी के बारे में इतना पता नहीं होता है। हमारा माइंड सेट ज़रूर रहता है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में हमें अनुशासन सिखाया जाता है, रूल्स रेगुलेशन सिखाए जाते हैं। आपको इतना रगड़ा दे दे के आपको फिट कर देते हैं। सुबह 4:30 बजे से उठने के बाद 11 बजे तक का आपका शेड्यूल बिल्कुल एकदम, आपको हर चीज़ के लिए ऐसे नहीं है कि पूरा फिजिकल एक्टिविटीज भी होती है, आध्यात्मिक रिलीजियस टीचर्स भी होते हैं जो कि हमें बताते हैं। अर्जुन और अपना कृष्ण भगवान के किस्से सुनाते हैं, युद्ध के बारे में बताते हैं। और हमें हमारे घर परिवार जैसे गणेश महोत्सव हो गया, जन्माष्टमी हो गई, ऐसे अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी वहाँ पे रखते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है। और दूसरी बात जो हमारी ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग में हमें सब कुछ सिखाया जाता है। क्रोलिंग होती है, फ्रंट रोल होता है, हमारा फायरिंग कैसे किया जाता है हमें, क्योंकि हमें कुछ भी उसका ज्ञान नहीं होता है, ना हथियार के बारे में पता होता है। हम खाली सुनते हैं कि पिक्चरों में देखते हैं कि ये हथियार वो हथियार। वहाँ पे आपकी पूरी 6 महीने की ट्रेनिंग जो है वो बिल्कुल एकदम आपको मजबूत कर देती है और तंदुरुस्त कर देता है, आपके शरीर को फिट कर देते हैं शरीर को।
सुबह 5:30 बजे पीटी होती है। पीटी के बाद में आपका विपन ट्रेनिंग होता है। विपन ट्रेनिंग होने के बाद में आपका गेम पीरियड होता है। ऐसे हर एक चीज़ आपसे करवाई जाती है ताकि आप युद्ध के समय जितना हम ट्रेनिंग में अपना पसीना बहाते हैं वो पसीना हमारा युद्ध के समय काम आता है। राइट। और यही जीवन में मेरे जीवन में मैंने अनुशासन आर्मी से सीखा हो, डिसिप्लिन मैंने आर्मी से सीखा हो। आज भी मैं आफ्टर रिटायरमेंट भी अपना सुबह दैनंदिन मेरा वॉकिंग जॉगिंग ये पूरा मैं अपना मेंटेन करके रखता हूँ। ये पूरी फिजिकल एक्टिविटीज अपना करने के बाद एक सोल्जर तैयार होता है सर। वाह, बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके, आपके साथ कोई ऐसा डेंजरस हादसा हुआ है या जब आप फील्ड पे थे तो ऐसा कोई मोमेंट कि बहुत डेंजरस था और उस मोमेंट में आपने कैसे सर्वाइव किया? सर मैं बारामूला में पोस्टेड था और ये नवंबर दिसंबर का टाइम था और मेरे घर में मेरा आना ज़रूरी था। तो हमारी वहाँ से बारामूला से श्रीनगर के लिए कानवाई चलती है। तो कानवाई के दौरान हमारे थोड़ा बारामूला जैसे ही निकलते हैं उसके थोड़ा जस्ट ही हमारे गाड़ी पर पथराव कर दिया था। उस टाइम पर हम बाल बाल बचे, हमारी सेना तटस्थ थी और दुश्मन हमारा कुछ बाल बाका नहीं कर पाया। तो वहाँ पर हम लोगों ने ब्रेक लिया था और यही मेरे जीवन में उस टाइम पर बहुत ये फील हुआ कि हम लोग अपने देश के लिए इतना करते हैं और लोग वो एक गिल्ट होता। ओके, बट कभी डर लगा है, मतलब डर लगता था? डर तो सर जब आर्मी ज्वाइन किया उसी दिन मेरा डर चला गया था। जैसे मैं फर्स्ट यूनिट में पैर रखा, नाइट पेट्रोलिंग में गए हम लोग, रात रात को पेट्रोलिंग किया हमने, पूरा पहाड़ियों में जाना और आनंद भी उठाया मैंने। हिमाचल प्रदेश में था, मंडी साइड में। और डर तो क्या, अपनी बोलते हैं ना कि अपना हथियार ही अपना धर्म पत्नी है। आधी अर्धांगिनी जैसे शंकर पार्वती है वैसे हमारी बंदूक और हमारा शरीर, इनका एकदम पति पत्नी का रिश्ता ऐसे होता है। तो वो होने के बाद में हमें डर क्या। कोई आपके कलीग या आपके कोई साथी जो शहीद हुए उनका कोई किस्सा है? कोर ऑफ सिग्नल्स में हमारे साथ के जो ऑपरेटर लोग थे वो कारगिल के टाइम पर जब मैं बारामूला में था और 19 ड्यू में उधमपुर से लेकर जितना भी वहाँ पे गए, मेरे दोस्त की इंजरी हुई थी, उसको बाद में मिलिट्री हॉस्पिटल उधमपुर में उसको एडमिट किया था। वो मेरे सामने हुई थी और वहाँ पे देखा मैंने कि हमारा एक जो कम्युनिकेशन का ऑपरेटर होता है जो इतना सारा अपना बोझ और एंटीना लेके युद्ध के समय दौड़ता है, तो उस टाइम पर उसके ऊपर क्या बीतती है, लेकिन फिर भी वो अपना फर्ज निभाता है। तो वहाँ पर जब JNK में मेरे साथी था मेरा, उसका एक इंजरी हुआ था, वो मेरे आंखों के सामने ही हुई थी। ये उस टाइम पर मुझे बहुत दुख हुआ था क्योंकि हम लोग आर्मी में कैसे ना कोई माँ रहती है ना बाप रहता है, जो अपने साथ के रहते हैं वही अपने माँ बाप सब दोस्त भाई बहन वही रहता है। तो मुझे काफ़ी फील हुआ था उस टाइम पर। उसका एक पैर वहाँ पे चला गया था जब मैं बाद में उसको मिलिट्री हॉस्पिटल में मिलने के लिए गया था। यूपी से रिलेटेड करता था, तो आज भी मेरे साथ में वो कम्युनिकेशन में है। उसने एक अपना पैर खो दिया था और उस टाइम पर बहुत बर्फबारी हुई थी वहाँ पे। जम्मू कश्मीर में आप आना है जाना है तो वहाँ आपको श्रीनगर ही आना पड़ता है, जम्मू में भी। तो उस टाइम पर बहुत सारी सामना करना पड़ता है दिक्कतों का। बाप रे। अच्छा, बट कोई जवान जब शहीद हो जाता है तो सर इसके बाद उसकी फैमिली का क्या होता है? या ऐसे कभी शहीद होने के बाद में भी अपनी सेना उसके परिवार के
पीठ के बिल्कुल एकदम खंबीर रहती है। कोई अपना भरपाई तो करता नहीं है, क्योंकि एक बार जान चली जाने के बाद फिर भी भारतीय सेना जो ऐसी है कि उसके फैमिली के एकदम जैसे माँ बाप अपने बच्चे का साया होती है, वैसे ही अपनी आर्मी शहीद परिवार के बाद में भी शहीद परिवार का ध्यान रखती है। चाहे उनको जॉब देना हो, पेंशन देना हो, या बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए, या कोई एजुकेशन हो बच्चों का, उसके लिए वो पैसे के स्वरूप में उनको मदद करती है। ओके सर, एज पर आई नो कि आप स्पिरिचुअल पर्सन भी हो, आध्यात्मिक हो। सो ये इस अध्यात्म का आपके फील्ड पे क्या असर हुआ, या क्या बेनिफिट्स हुए, क्या इम्पोर्टेंस था उस अध्यात्म का आपकी फील्ड पे? आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है सर। भगवान के प्रति मेरी आज भी श्रद्धा थी, पहले भी श्रद्धा थी, आज भी है और आखिर तक रहेगी। उसमें मैं मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, इस शुरू से ही मैं इसके साथ साथ में चला, तो मुझे इतना वो नहीं हुआ कि अलग हो, अलग थलग पड़ा हो। तो आध्यात्मिक जीवन में मैंने बहुत कुछ पाया। लास्ट यूनिट में मैंने अपना पंडित जी का भी रोल किया है। वहाँ पर गणेश पूजा रहती थी, वहाँ पे पूरा मैंने अपना मेरे हाथों से आरती, शिव साहब, शिव मैडम आना, और वहाँ पे सुबह शाम आरती होना, फिर उसके बाद में भोग लगाना, ये सब मेरे हाथों से हुआ है। और हर मंदिर परेड में मैंने एक कथा सुनाकर हनुमान चालीसा और आरती, ये सब, और क्योंकि मुझे गायन और वादन का भी मुझे शुरू से शौक था, तो ये मेरा आर्मी के साथ में बहुत सारे लोगों के साथ मेरी पहचान हुई। वो अच्छा गाता है, अच्छा बजाता है, अच्छा कथा सुनाता है, अच्छा रामायण करता है। तो मैंने अपने जीवन में अध्यात्म का आज भी छोड़ा नहीं मैंने, उसका हम सदैव मुझे बेनिफिट हुआ है। और जब मैं ड्यूटी पर जाता था रात के समय में बारामूला में, ये सुसाइड का जो वारा चल रहा है, आवाज़ रात के 12-1 बजे, उस टाइम पर भी जब मैं महामृत्युंजय का मंत्र मेरा शुरू रहता था, वहाँ उससे मुझे शक्ति मिलती थी। माँ दुर्गा मेरे साथ में रहती थी, माँ वैष्णवी देवी का मेरे ऊपर आशीर्वाद था। तो ये सब इस वजह से मुझे रात को कभी ऐसे ड्यूटी के दौरान कि मुझे कुछ हो जाएगा या कोई दुश्मन आ जाएगा मार के चला जाएगा, ऐसे कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं ड्यूटी अपना प्रॉपर देता था और अपना चिंतन करता रहता था प्रभु का। कभी एक्सपीरियंस हुआ है आपको कि आप जब एक फील्ड पे हो एंड उस समय में आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ है कि हाँ भगवान भी हमारे साथ है? ऐसे क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे मन के अंदर ही भगवान है। तो जब मैं रात के समय मोर्चा पर ड्यूटी देते थे हम लोग, पूरी गन है हाथ में और आगे बिल्कुल काली पहरा देना है, बॉर्डर पर लाइट लगे हुए है, तो मैं कभी ऐसे डरा नहीं हूँ कि अकेला हूँ या कुछ। मेरे भगवान मेरे साथ हमेशा रहते थे। और मैंने पूरी 22 साल पूरा अपना 22 साल का टर्नओवर ख़त्म करके अपने अभी आफ्टर रिटायरमेंट में भी मैं अभी तंदुरुस्त हूँ, अच्छा खासा। मेरा अभी 47 इयर्स ये चल रहा है, अभी भी मैं अध्यात्म को छोड़ा नहीं। ये बहुत जरूरी है अध्यात्म होना। सर अभी ना एक योजना आई है अग्निवीर करके, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हो? अग्निवीर के बारे में ऐसे है कि अभी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है देश के अंदर। नया नया जो 1961-71 की लड़ाई, सेकंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, वो ज़माना अभी नहीं रहा है कि अभी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही। वैसे अग्निवीर में 75% जो 4 साल के लिए सैनिक आता है, तो 75% उसको 4 साल में समथिंग 11,75,000 देकर उसका टर्नओवर ख़त्म हो जाता है। जो एग्ज़ाम के बाद में 4 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है, वो 25% है। उसमें थल सेना हो गया, वायुसेना हो गया और जल सेना हो गया, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स।
ओके सर, आपने कोर ऑफ सिग्नल्स में वर्क किया है, सो एक कोर डे भी होता है। सर हाँ, सो उसके बारे में एक्सप्लेन करोगे, मतलब उस पर्टिकुलर डे में क्या आपके इवेंट्स होते हैं? तो मैं कोर डे के बारे में बताना चाहता हूँ। हम लोग इंतजार करते हैं कि कब कोर डे होगा। हमारा कोर ऑफ सिग्नल्स का कोर डे होता है 15 फरवरी एवरी ईयर। तो 15-20 दिन पहले हमें बताया जाता है कि हमारा 15 तारीख को कोर डे मनाया जाएगा। बड़ा खाना होगा, धूमधाम से मनाया जाएगा। एक कंपनी, हेडक्वार्टर कंपनी, कम्युनिकेशन कंपनी, तो जो जो कलाकार होते हैं लोग, तो उनको अलग निकाल कर हर एक अपने अपने 5 इवेंट होते हैं। उसमें कुछ मिमिक्री करना होती है और अपना कुछ ड्रामा प्रस्तुत करना होता है। तो हर फैमिलीज भी उसका इंतज़ार करती रहती है कि कब कोर डे होगा, कब कोर डे होगा। और मेरा वॉलीबॉल भी मैं कमांड लेवल तक खेलने के लिए गया था अपने सर्विस के दौरान। और उसके बाद जब शाम के टाइम पर पहले दिन पूरा सजाया जाता है, हर एक कंपनी को अपना अपना 15-15, 20-20 मिनट दिया जाता है कि आपको ये 15 मिनट दिया जाएगा। उसमें आपको 5 मिनट मिमिक्री मतलब अमिताभ बच्चन का आवाज़ निकालना, सुनील शेट्टी का आवाज़ निकालना, धर्मेंद्र का, जितेंद्र का, ऐसे आवाज़ों में फिर ड्रामा प्रस्तुत करना। उसमें कुछ मोरल स्टोरी होनी चाहिए। उसके बाद में या एक गज़ल या कव्वाली या डांस, ऐसे में हम लोगों को पता नहीं लगता कि हम अपना हमारी कोर ऑफ सिग्नल, पूरी इंडियन आर्मी हमारा परिवार है। ऐसे हम भूल जाते हैं, हम लोग उसमें हिल मिल जाते हैं। बड़ा डांस होता है, फिर अपनी अपनी कंपनी जीतती है। दूसरे दिन पूरा बैंड बाजा के साथ में पूरा उसका राउंड मारते हैं यूनिट में कि हमारी कंपनी अव्वल है। तो मेरे वजह से मैंने बहुत सारे हर एक यूनिट में, हर एक उसमें प्रोग्राम में मैंने पार्टिसिपेट किया। कभी हारमोनियम बजाया, कभी तबला बजाया, ढोलक बजाया। और लास्ट में मैं फोटोग्राफर और वीडियो शूटिंग ये सब काम किया। तो मुझे पहचानने की ज़रूरत नहीं। लोग सब फैमिलीज और हमारे सीनियर्स ऑफिसर्स ये रुंदे हैं, हर चीज़ में ये अव्वल है। ऐसे हर एक के बारे में मुझे प्रशंसा की। और जब तक मैं आर्मी में था उस टाइम पर मुझे बहुत अच्छा लगा। आफ्टर रिटायरमेंट में मुझे अच्छा फील हो रहा है। ओके सर, इंडियन आर्मी में एंटर होने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर क्या होती है? आपका एडवर्टाइजमेंट निकलता है न्यूज़पेपर में, उसके आधार पर आजकल तो रैलियां भी हो रही है। और जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट में भी रैली निकलती है। और आपको एडवर्टाइजमेंट में बताता है कि आपके मानदंड क्या होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए, सैलरी कितनी होगी, ये सब डिटेल्स में उसमें। जैसे अग्निवीर, अग्निपंख है, अग्निपथ है, तो इसमें आपको उसी के हिसाब से पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो नौजवान है, जो इंटरेस्टेड है, और मैं तो ये बोलता हूँ कि हर एक आदमी को ऐसा मौका नहीं आता है। तो ये मौका हमने नहीं छोड़ना है, देश के लिए, अपने फैमिली के लिए और अपने इच्छा के लिए। इंडियन आर्मी सबसे बेस्ट है। आज भी मानता हूँ मैं, इंडियन आर्मी का कोई जवाब नहीं है कोई पूरे वर्ल्ड में। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, ऑब्वियसली एक बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब होती है ये इंडियन आर्मी में काम करना, सच में। आज भी मुझे लोग सब मेजर करके पुकारते हैं, तो मैं गर्व से फूल जाता हूँ कि यार नहीं। तो जो कि मैं बहुत मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर फार्मर थे, लेकिन आज जो मैं हूँ वो अपने माता की सेवा करने के बाद, भारत माता की सेवा करने के बाद मुझे जो मिला है उसी में मैं खुश हूँ। प्राउड फील होता है? प्राउड फील होता है कि मैं एक एज ए सोल्जर, जवान इसीलिए बोला जाता है कि वो कभी जवान बूढ़ा नहीं होता है, जवान ही रहता है। चाहे वो 70 साल का क्यों ना हो, तब भी उसको जवान ही कहा जाता है और उसको सैल्यूट दिया जाता है। फिर भी मतलब डिसिप्लिन सिखाया जाता है, वो डिसिप्लिन हमेशा के लिए आपके साथ में रहता है। डिसिप्लिन हम गांव से बिलोंग करते हैं सर। कहाँ हमें ये डिसिप्लिन मिलता है? स्कूल कॉलेजों में हम लोग शुरू से
ना चप्पल है। आजकल तो बहुत सारे बच्चों को फैसिलिटीज मिलती है, हमारे ज़माने में तो कहाँ बच्चों के, हमारे पैरों में हमने 8वीं 9वीं तक चप्पल नहीं देखी। वहाँ पे जाने के बाद मेस में कैसे जाना है, डिसिप्लिन में कैसे जाना है, शर्टिंग कैसे करना है, अपना टर्न आउट कैसे रखना है, और एक अलग ही पहचान आदमी के अंदर और अलग ही फील आदमी के अंदर आता है और अलग ही दिखता है वो आर्मी का जवान, जो क्योंकि वो डिसिप्लिन में रहता है, डिसिप्लिन उसके अंदर रहती है। और हर एक को मैं चाहता हूँ कि हर एक आदमी अगर डिसिप्लिन में रहे, हर एक चीज़ का मानदंड के अनुसार रहे, तो उसको शायद ही ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। जो डिसिप्लिन में रहता है ये ऑटोमेटिक उसका रूटीन बन जाता है। वो मॉर्निंग सुबह उठना, बोलते हैं सुबह उठने से अपना आयु बढ़ जाती है, तो वहाँ पे हमारा 4:30 बजे से शुरू हो जाता है पूरा प्रोग्राम। चाहे आप रात को 12 बजे ड्यूटी देकर भी क्यों ना, फिर भी हमें सुबह पीटी में जाना होता है। ओके, आप टायर्ड नहीं हो सकते? टायर्ड नहीं होते, और इच्छा नहीं होने के बावजूद भी हमें सिखाया जाता है। हमारे दिमाग में ये रखते कि हार नहीं माने, यस यस यस, ऐसे ही बोलना है हर चीज़ के लिए। आपका जो पर्सनल प्रॉब्लम होगा वो पहले ओबे करो, फॉलो करो उसको, उसके बाद में अपना पर्सनल ओपिनियन दो कि मुझे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तभी तो एक सोल्जर बनता है, तभी एक सोल्जर बनता है। राइट। ओके सर, आपने 22 साल तक इंडियन आर्मी के लिए काम किया है, तो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ कैसी होती है? रिटायरमेंट के बाद लाइफ में आदमी ऐसे सोचता है कि अभी मैं अच्छे से सेटल हो जाऊंगा, दूसरा जॉब के लिए आदमी सोचता है कि दूसरा जॉब करूं, तो रिलैक्स महसूस तो करता है आदमी। खाली एक है कि अपने जो रिटायरमेंट के जो पैसे मिलते हैं उसको सही जगह पर आपने लगाने से और सही प्री प्लानिंग करने से आपका आफ्टर रिटायरमेंट का जो समय है वो अच्छा निकल जाता है। नहीं तो कैसे होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा, ये उसका हमने अगर प्री प्लान नहीं करने से वो फिर हमारा दूसरा जॉब करना है, तो हमारी लाइफ फिर वही बन जाती है। इसलिए इम्पोर्टेंस उसको भी देना है कि हमने जीना भी है और साथ में बच्चों के लिए हमने कुछ करना भी है। राइट। आपके रिटायरमेंट का जो दिन था वो याद है आपको? मतलब वो थोड़ा। हाँ, रिटायरमेंट का दिन अभी भी मैं भूला नहीं हूँ। मेरा एक दोस्त था अमरावती का, हमारा एक डिस्चार्ज ड्रिल होती है जबलपुर में, वहाँ पे मैं 31 अक्टूबर 2018 में रिटायर्ड हुआ था। उसके बाद हम लोग जबलपुर अमरावती एक्सप्रेस चलती है, हम लोग उसी ट्रेन में गए, तो हमें जो पुराना हमसे पहले जो दोस्त था, हमारे 1 महीना पहले रिटायरमेंट होने के बाद, उसने फ़ोन भी नहीं किया, पता नहीं कहाँ से उसने इंफॉर्मेशन लिया कि ये ट्रेन से आ रहे हैं इतने बजे। वो हमारे लिए पूरा बैंड बाजा और हार मिठाई सब लेके आए। तो इतना अच्छा लगा कि बहुत ही अच्छा लगा कि कोई हमें रिटायरमेंट के बाद भी इतने सारे रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। तो बहुत वहाँ पे हमारा अच्छा रैली वगैरह निकाला, अच्छा लगा वहाँ पे। बहुत इमोशनल मोमेंट हुआ होगा। वो बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि हम लोग जब साथ में रहते हैं तो हमारे, आपको इससे पहले भी बताया कि आर्मी में कैसे हटके लाइफ है, थोड़ा सिविल लाइफ से हटके लाइफ है, तो ऑर्गेनाइजेशन ही अलग है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने जो दोस्त होते हैं वो हमारे लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो उस दोस्त के जब गले लगाए और वो आदमी के मतलब इमोशनल हो जाता है, आंसू निकल आते हैं कि हमने 22 साल त्याग और बलिदान की नौकरी किया है। इसके बाद में हमारा दोस्त हमारे लिए आज भी वही है जो पहले जान पर नौछावर होने वाला दोस्त था। उसका नाम आज वो आरबीआई में है नागपुर में, और आज भी वो हमारे कांटेक्ट में है। वाह, बाप रे, बहुत डिफिकल्ट होता है ये सोचना भी कि लाइफ कैसे होती है, बट बहुत इमोशनल, मैं खुद इमोशनल हो गया कि बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी आपकी, सच में। अगेन रिस्पेक्ट टू द इंडियन आर्मी
किसी को एक डिसिप्लिन में सिखाना, उससे बढ़िया क्वालिटी नहीं हो सकती। अभी मेरे कोराप सिग्नल्स की सर मैं एक अपना गाना गाना चाहता हूँ। हाँ, प्लीज जो प्लीज। जो हमें हर महीने में हमारे जो दरबार लेते थे हमारे शिव साहब की, हमारे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है क्या कुछ उसके लिए, तो हमारे लास्ट में खड़े होके अपना वो लेते हैं। तो एक थोड़ा सा मैं थोड़ा ही आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गूंज चारों ओर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गूंज चारों ओर, देश की सेवक देश की रक्षक मेरी सिग्नल को, देश की रक्षक मेरी सिग्नल को, मेरी सिग्नल को, मेरी सिग्नल को। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। बहुत 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 मजा आया सर आपके साथ, मतलब बढ़िया कॉन्वर्सेशन था। मतलब इंडियन आर्मी के साथ में पहली बार कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मेरे को तो बहुत बढ़िया मजा आया, बहुत कुछ सीखने मिला सर आपसे। एंड आपकी जो स्पिरिचुअलिटी वाली स्टोरी है ना, वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी लगी। सो उसके लिए एक और बार हम कॉन्वर्सेशन करेंगे, एक डीपली कॉन्वर्सेशन करेंगे। एंड अगेन बहुत कुछ सीखने मिला आपसे। हम फिर से जल्दी मिलेंगे एक नए पर्सपेक्टिव लेके। सो तब तक के लिए सर थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आप सबने एंजॉय किया, आपको भी थोड़ी सी आर्मी की एक वाइब पता चल गई होगी। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जय हिंद जय भारत।